द आर्टिस्ट ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार का आज 7वां-8वां दिन है जब लगातार तेजी में बाजार चल रहा है। आज तो निफ्टी वगैरह तो तेज नहीं है, मामूली से गिरे हुए हैं और यहाँ तक पोजीशन है कि कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ग्रीन में आते हैं, कभी रेड में जाते हैं। तो ये इस बात को तो इंडिकेट करता है कि बाजार में आज भी रुक रुक करके बाइंग हो रही है। खरीदारी होना, बिना खरीदारी के बाजार कैसे संभलेगा? वरना तो कोई भी कूद डालेगा इसको, कोई भी सेलर ऑपरेटर कोई भी कूद डालेगा, लेकिन खरीदारी है जरूर। और मैं आपसे बता रहा हूं कि पिछले 5 सालों में एफआईज ने भारी मात्रा में माल बेचा है, यानी 843 करोड़ का माल बेच डाला, 843 लाख करोड़ का माल बेच डाला है। और भारतीय निवेशकों ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना बेचा, कितना खरीदा? 12.59 लाख, यानी एफआईज की तुलना में 33% अधिक माल खरीदा है। तो ये शो करता है कि भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कल्ट है, इक्विटी कल्ट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से किसी भी क्षेत्र में जब वृद्धि होती है, किसी भी सेक्टर में जब बढ़त होती है, तो इसी तरह होती है। ऐसा नहीं है कि खाली एफआईज को काउंटर करने के लिए ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने माल खरीदा हो। जब 33% माल अधिक खरीदा तो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट को शो करता है, और ये पैसा सारा भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स का था। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का ये विचार था कि कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, हम भारत के बाजारों को तोड़ करके और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर टूटी रेटों पर फिर तसल्ली से खरीदेंगे। लेकिन उनका जो मकसद था, जो इरादा था, जो योजना थी, वो सफल नहीं हो पाई है। और गिराया 15-20% की गिरावट, कोई खास गिरावट नहीं है। महीने 2 महीने 3 महीने में क्या हो गया, कोई खास बात नहीं। आखिरकार उन्होंने हार मानी और विवश होकर उन्होंने खरीदारी प्रारंभ की। थोड़ा सा परिस्थितियों में परिवर्तन आया, थोड़ा सा, जैसे डॉलर का रेट घटा है, 1-1.5 रुपया डॉलर में घट गया है। अमेरिका में कुछ मंदी की संभावनाएं व्यक्त की गई। चाइना की इकोनॉमी में कोई कह बेशक दीजिए, कोई ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा, चूंकि वो भी, उनका भी जो अमेरिकन एक्सपोर्ट है वो डिस्टर्ब होगा ड्यूटी के कारण। ये चलता ही रहेगा, डिस्टर्बेंस है। जब तक ट्रंप साहब पावर में रहेंगे, जब तक चलता रहेगा। इस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे अभी, और एक शेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसमें भारी तेजी की संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब उसको आप अवश्य सुने, पूरा विवरण और कारण बताएंगे, हम आपको पूरा जस्टिफिकेशन देंगे उसका। खरीदने की मेरी कोई नहीं है, मैं बता, कारण समझ लीजिए, आप तो सिर्फ इतना कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि अब आप ये देखिए कि एफआईज ने पिछले 5 दिन में 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में 19,155 करोड़ का माल खरीद लिया है। इतनी भारी बाइंग भी एफआईज ने पहले कभी नहीं की है। इतने शॉर्ट पीरियड में 5 दिन में 4,000 पर डे, 4,000 करोड़ रुपीज पर डे की बाइंग आई है एवरेज। और डीआईज ने केवल मात्र 9,000 करोड़ का माल खरीदा है, बेचा है, 9,000 करोड़ का बेचा है माल। क्योंकि डीआईज भी नहीं बेच सकते ज्यादा माल। उसका कारण है कि डीआईज के पास में लगातार एसआईपी आ रही है, लमसम भी आ रहा है। लोगों ने बहुत पैसा लगाया इस गिरावट की मार्केट में भी, और 4 लाख करोड़ रुपए का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा था। तो इस बढ़त के अंदर, इस बढ़ते बाजार में डीआईज भी नहीं बेचेंगे और एफआईज की खरीदारी मान लो चालू रहती है, तो और पूरे विश्व की इकोलॉजी के अंदर, जो मतलब पूरे विश्व के नक्शे पे अगर आप देखेंगे ना, यूरोप की हालत तो बढ़िया नहीं है, चाइना की हालत बढ़िया, कह कुछ भी देखें, चाइना में रिवाइवल है, सस्ता है, कुछ नहीं है, कोई सस्ता नहीं है। -2% जीडीपी रहा है उनका, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5% जीडीपी नहीं, वो मतलब वो सीएजीआर ऑफ द शेयर मार्केट जो है वो -2% रहा है। उनका जो मतलब जो जीडीपी है वो 4% के आसपास है।
और चाइना के बारे में पता ही नहीं पड़ता कि वो असली है फर्जी है, कौन कौन कह सकता है। द कंप्लीट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल एंड नोबडी कैन क्वेश्चन फ्रॉम देम अबाउट दी। जब डिटेल्स ही अवेलेबल नहीं है तो क्या इलाज है बताइए। आप झूठा लिख देंगे, कुछ नहीं दिखाने को दुनिया को, हमारी स्थिति ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके बारे में कोई ज्यादा विचार नहीं किया जा सकता। और जापान की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है। इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विच इज प्रोग्रेसिंग फास्ट। अमेरिका भी ठीक है, अमेरिका ठीक है, अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले समय में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ट्रंप साहब की मेहरबानी से ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अनिश्चितता का वातावरण। रात को जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा आए हैं वो 12 साल में सबसे कमजोर डाटा है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं और एक भय का वातावरण फैला हुआ है कि पता नहीं किस आदमी की नौकरी कब चली जाए। और सेकंड हाफ में मंदी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सेकंड हाफ ऑफ 2026 राइट फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 25 टू 2025, मैं इंडिया के हिसाब से बोल गया। तो राइट फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2025 मंदी की संभावना व्यक्त की जा रही है। आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। अगर ट्रंप साहब अपना रवैया सुधार लेते हैं जब तो मंदी नहीं आएगी, लेकिन अगर ये ऐसा ही रवैया रखते हैं तो मंदी, थोड़ी बहुत तो मंदी आएगी। खैर, अमेरिका की नहीं, हम भारत की बात करें। ट्रंप साहब की तो ये पोजीशन है, सुबह कुछ स्टेटमेंट देते हैं, शाम को कुछ देते हैं, फिर दूसरी शाम को कुछ और कह देते हैं। उनके विचारों में स्थिरता नहीं है, उनके डिसीशंस फर्म नहीं है। और जहां तक कि भाई और लोग जैसे इनके मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी, जब इतने बड़े जो प्रेसिडेंट लेवल का आदमी है, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है, उसको कौन समझाने की हिमाकत कर सकता है। दफ्तरों में ये हेड ऑफ द लेवल के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल के, हेड ऑफ ऑफिस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, रीजनल लेवल ऑफिसर्स हैं भारत में, इनको ही कोई मातहत कोई भी एम्प्लॉय समझा नहीं सकता। कोई इनका सबॉर्डिनेट, इनका जो कुलीग अफसर है वो इनको नहीं समझा रखता, ये पापड़ की तरह अकड़े रहते हैं। तो वो तो बात ही अलग है यार, उसको कौन क्या कह सकता है बताइए। आज राजस्थान किसी भी सरकार में आप देख लीजिए, स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं, इनको कोई एचओडी भी समझा सकता है क्या? नहीं समझा सकता, बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति के सामने कौन बोले बताओ? जो कहते हैं करते हैं लोग, जो होगा भुगतेंगे सब, है नहीं? उसकी नौकरी और चली जाए बोलने वाले की, समझाने वाले की कुर्सी चली जाएगी अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों। तो अमेरिका में तो ये मुझे लगता है चलता ही रहेगा झंझावत। ये 2 अप्रैल नहीं, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, किसी को विड्रॉ कर लेंगे, किसी को रेस्टोर कर देंगे, किसी से फिर लड़ाई लड़ेंगे, किसी से मीटिंग पे, ये सब चलता रहेगा। पिछली बार भी चला था टर्म में, लेकिन वो कम चला था पिछली टर्म में, अब की बार ज्यादा चल रहा है। तो एनी हाउ, ये तो बात रही ये। अब सवाल ये है कि ये बहुत लोग आ रहे हैं बाजार में भी, जो ये कह रहे हैं, टीवी वगैरह पे भी कहते हैं, साहब अभी तो देखिए शॉर्ट कवरिंग की है, मंदी आ सकती है। कोई मंदी नहीं आएगी। मैंने कभी नहीं कहा मंदी आएगी। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ बाजार मेंटेन रहेगा। छोटी मोटी गिरावट आ गई, कोई खास बात नहीं है। और ये शॉर्ट कवरिंग की मंदी नहीं है, तेजी नहीं है, ये तेजी बाइंग की तेजी है। एफआईज की बाइंग तो साफ दिखाई दे रही है। और डीआई ने भी कम बेचा है माल, उनके मुकाबले आधा माल भी नहीं बेचा है, तो उनकी बाइंग साफ दिखाई दे रही है। इंडियन इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है, एचएनआई, ये सब खरीद रहे हैं। देखिए, मेरा जैसा आदमी जो साफ कहता है, सारी बातें बताता है, कोई भी नहीं बताएगा वो सारी बातें। ऑल फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इन फेवर ऑफ द शेयर मार्केट। माइनस क्यों जाएगा बाजार? नहीं जा सकता। इतने एक भी फैक्टर में खिलाफ नहीं है ना। आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने, दोनों ने पिछले 3-4 महीने में शानदार काम किया है। 3-4 भी क्यों, राइट फ्रॉम नवंबर से गवर्नमेंट ने बाजार को संभालना, आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने, दोनों ने संभालना शुरू किया था। और ब्याज की रेट और घटेगी भी, आप देखिए। तो ऑल दे विल गिव ए बूस्ट टू द मार्केट। डॉलर सस्ता होना, इन्फ्लेशन का घटना, ब्याज की रेटें घटना, आरबीआई के द्वारा मतलब क्या कहेंगे, लिक्विडिटी क्रिएट करना, जबरदस्त लिक्विडिटी, कोरोना काल में भी नहीं की थी इतनी। और फिर मैं आपसे दूसरी बात बताऊं, रबी क्रॉप का अच्छा होना, है ना,
आईआईपी के आंकड़े अच्छे आना, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ना, ये सारे फैक्टर्स हैं ऑल देविंग। तो ऐसी सूरत में दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है। खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आई एम नॉट मोटिवेटिंग टू परचेज, आई एम एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड्स एंड रीजंस बिहाइंड दिस मार्केट। तो अब चलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस बाजार में सबसे जो सेफ इस समय जो जिसमें बढ़ने की चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं वो शेयर मैं भी आपको बताऊंगा। उस शेयर का ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है। हालांकि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब आज ये बात कंफर्म हो गई है कि ये शेयर का तेज होना निश्चित है। आज बाजार ढीला है और बहुत बड़ी गहमा गहमी नहीं आज बाजार में। बाजार थोड़ा नरम है, लेकिन उसके उपरांत भी उस शेयर में 20% की तेजी आज ज्यादा है, 20 से भी ज्यादा है, 25% की तेजी, 25 नहीं 2.5%, 13 दूनी 26, 2.5% की है, 2.5-3% तेजी हो। और ऑटो एंसिलरी की सबसे बड़ी कंपनी है, 400 प्लांट हैं उसके। और उसी ग्रुप की कंपनी से हम कंपेयर करके बताएंगे, उसी ग्रुप की एक छोटी कंपनी है, उससे सेम मैनेजमेंट है, सेम प्रमोटर है, कि कितना सस्ता है ये शेयर आज और कितनी बड़ी ग्रोथ आ रही है इसमें। ऐसे अवसर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जहां तस्वीर साफ दिखाई देती है। तो मैं आपको अब बात कर रहा हूं संवर्धन मदरसन की। संवर्धन मदरसन का जो शेयर है, पहले तो इसके प्रोडक्ट बता देते हैं। पहले इसके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके प्रोडक्ट हैं मोल्डेड प्लास्टिक एंड रबर कंपोनेंट्स, वायर्स, कनेक्टर्स, टर्मिनल्स, जंक्शन बॉक्सेस, विजन सिस्टम, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर्स, लाइटिंग एंड मेटल प्रोडक्ट्स। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कंपनी एंट्री ले गई है और इसके 400 प्लांट हैं जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ओवर है, मतलब फैले हुए हैं। दुनिया के जहां भी उनके सामान की आवश्यकता है वहां उन्होंने प्लांट लगा दिया। उनकी थ्योरी ये थी। और 19 प्लांट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें से 2 प्लांट प्रोडक्शन में आ चुके हैं। इस तरह 402 प्लांट अंडर प्रोडक्शन है। बहुत डायनेमिक मैनेजमेंट है। इस कंपनी की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त रही है। इन्होंने कई बार 4-5 बार बोनस दिया है, मतलब, और बहुत भारी रुपया दिया है इन्वेस्टर्स। ऐसी सूरत में दोस्तों इसका कंपैरिजन करते हैं। इसी ग्रुप की सेम प्रमोटर, सेम मैनेजिंग डायरेक्टर, सेम सीईओ, सेम मतलब सब कुछ सेम है। इनकी दूसरी कंपनी है मदरसन सुम्मी वायरिंग। वो छोटी कंपनी है, 1/10 ही है इसके मुकाबले, 1/10 भी नहीं है। इस कंपनी का संवर्धन मदरसन का जो टर्नओवर है, सेल है, वो करीब 1 लाख है और 10-12 हजार करोड़ रुपए के आसपास बैठेगी एनुअल सेल। जबकि मदरसन सुम्मी वायरिंग की जो सेल है वो तो करीब 8.5 हजार करोड़ के आसपास ही आती है साल भर की सेल। और उसके जो प्रोडक्ट है वो भी मिलते जुलते हैं इससे प्रोडक्ट, लेकिन इतनी लंबी रेंज नहीं है उसकी। वायरिंग, उसके प्रोडक्ट बताता हूं। मदरसन वायरिंग के वायरिंग है, वायरिंग हार्नेसेस एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स फॉर वेरियस व्हीकल्स, फॉर कार, कमर्शियल व्हीकल्स, बैटरी केबल्स एंड हाई टेंशन केबल्स। तो खासतौर से वो कंपनी तो केबल एंड वायर में है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो केबल वायर चाहिए ना, उनके अंदर है वो कंपनी, तो आप मान लो। बाकी इस कंपनी की तो बहुत वाइड रेंज है, जबरदस्त मतलब रेंज है, और मतलब वंडरफुल है ये कंपनी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस अब कंपेयर कर लेते हैं इनको, दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स कंपेयर करते हैं, फिर इनकी ईपीएस बताएंगे, ग्रोथ बताएंगे आपको। देखो इसका मार्केट कैप है 95,131 करोड़ रुपए। संवर्धन मदरसन का बता रहा हूं, और संवर्धन सुम्मी वायरिंग की जो दूसरी कंपनी है उसका मार्केट कैप है 24,153 करोड़ रुपए। प्राइस उसका 135 है संवर्धन का, और वायरिंग का है 54.6 रुपए 60 पैसे। आधे सम कम है, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है वो। और इक्विटी भी कोई ज्यादा फर्क नहीं। इक्विटी इसकी 450 करोड़ की इक्विटी है वायरिंग की, और संवर्धन की इक्विटी है करीब
700 करोड़ की है। तो जो सेल है उसको देखते हुए इक्विटी इसकी छोटी मानी जाएगी वायरिंग संवर्धन की। अच्छा, अब आप देखिए इसका प्राइस 135 है, वो 54.60 है। पहले मैं संवर्धन के बोलूंगा, उसके बाद वायरिंग सुम्मी वायरिंग के बोलूंगा मैं, जो डेटा बोलूंगा। हाई लो 217, 116 से 217 रहा है अभी, आज इसका रेट 135 है वीडियो बनाने तक। और सुम्मी वायरिंग का है 80 से 46.60, अभी 54.60 उसका रेट है ना। प्राइस अर्निंग 23 है और ये 38 है सुम्मी वायरिंग का। यहां आके पकड़ लीजिए आप इस कंपनी में। सुम्मी वायरिंग का जो पी रेशो है वो 38 क्यों, और इस कंपनी का पी रेशो 31 क्यों, जबकि ये कंपनी बड़ी है, इसमें ग्रोथ है। उसका तो माइनस में आया प्रॉफिट, ग्रोथ डी ग्रोथ आई है उस कंपनी में दिसंबर क्वार्टर में वायरिंग में, तो जबकि संवर्धन में पॉजिटिव ग्रोथ आई है, 55% की ग्रोथ आई है, प्रॉफिट ग्रोथ। डिविडेंड यील्ड 60 पैसे है संवर्धन में, वायरिंग में 1 रुपए में 1.42 है। वायरिंग डिविडेंड ज्यादा है उसका, ही बात सही है। आरओसी आरओई ये दोनों भी मदरसन सुम्मी वायरिंग की ज्यादा है और संवर्धन की कम है, 13.7 है संवर्धन की आरओसी, और आरओई 11.8 है। उसकी आरओसीई 48 है और आरओई 42.4 है। लेकिन मैं आरओई आरओसी को नहीं देता हूं, मैं अर्निंग को देता हूं, अर्निंग को वेटेज देता हूं, ईपीएस को वेट देता हूं, पी रेशो को वेट देता हूं। इसमें तो क्या पता कितना डेट है, कितना रिजर्व है, इनको क्या पता इन चीजों से। एक्चुअल जो कमाई है वो तो ईपीएस में रिफ्लेक्ट होती है। आरओई आरओसी भी अभी उसी से बनते हैं, अर्निंग से ही बनते हैं, तो वो कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूं संवर्धन की पोजीशन बताता हूं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको सब मतलब सबके चार्ट्स मिलेंगे, सबके मतलब ये टेबल्स मिलेंगी इस पे वीडियो पे, डोंट वरी यार, खोल के भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो 4 दिसंबर एंडिंग क्वार्टर है इसमें 54.5% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर, और दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट है वो 633 करोड़ से बढ़ के 949 करोड़ रुपए हो गए, और सेल कितनी हुई 27,666 करोड़ रुपए आई है। पहले पिछले साल सेम क्वार्टर में 25,644 थी, ये 12% बढ़ी है सेल। मार्जिन बढ़ गए, मार्जिन 9% से 10% हो गए, मतलब मार्जिन। ईपीएस 1.25 रुपये आ गई, 80 पैसे ईपीएस थी पिछले साल। तो इस तरह से 55% के आसपास इसमें ग्रोथ आ जाती है। कैपिटल पेड अप कैपिटल इसकी 700 करोड़ है। अब मदरसन सुम्मी वायरिंग की तरफ आते हैं तो इसकी 2300 करोड़ की सेल आई है, लास्ट ईयर 2115 करोड़ की सेल थी, अभी 148 करोड़ का प्रॉफिट आया। पिछले साल सेम क्वार्टर में 168 करोड़ था। तो वो क्यों आया कि मार्जिन 12% से गिर के 10% रह गया इसका। इट्स ए रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ द प्रॉफिट इन द कंपनी। उसके बावजूद भी ये 39 का पी रेशो कमांड कर रहा है, 38 का, जबकि मदरसन ग्रोथ पर है, 55% ग्रोथ पे, उसके बावजूद उसका पी रेशो 23 है। तो ये सबसे बड़ा मेरी पसंदगी का कारण है, ये डिफरेंस है। या तो सुम्मी वायरिंग का शेयर जो है नीचे आवे, वो तो पॉसिबल नहीं आने देगा, मैनेजमेंट और बाजार भी अब सुधर रहा है, और या फिर संवर्धन का शेयर ऊपर जाए, तो संवर्धन के ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है, ऊपर जा भी रहा है। रिकमेंडेशन मेरी कोई नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस है। और प्रोडक्ट दोनों के, उसकी प्रोडक्ट टाइम बहुत ज्यादा है, उसके प्लांट ज्यादा, सेल ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में ये दोनों का मैंने विश्लेषण दे दिया है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर कोई खरीद की बात करें। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।